गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। आज डे 3 है एंड हम डिस्कस करेंगे दो शॉर्ट आंसर जैसे मधुबनी पेंटिंग जो आने की प्रोबेबिलिटी है एंड मंजूसा पेंटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एक करंट अफेयर्स है भास्कर इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो मधुबनी पेंटिंग जो है अभी तक शायद बीपीएससी में नहीं पूछा है, बट पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में काफी प्रोबेबल है कि ये मधुबनी एंड मंजूसा पेंटिंग आ सकते हैं। तो ठीक है, तो जब आप मधुबनी पेंटिंग देखते हैं तो आप क्या इमेजिन करते हैं? लेट मी शो यू एक मधुबनी पेंटिंग। ये एक मधुबनी पेंटिंग है। आप देखो कि एक फिश स्ट्रक्चर है, सॉरी, एक फिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी गैप आपको इस पिक्चर में नहीं दिख रहा, कोई लाइंस या कोई डिजाइन से आ, ये भरा हुआ है। जो खाली स्पेस है वो भरा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे ना ये डबल लाइन बॉर्डर्स यूज किया गया है। ठीक है, ये फ्लावर से इसे फिल किया गया है, ये डिजाइन से इसे फिल किया गया है। एक फिश है, ये एक पर्टिकुलर या एक पिक्यूलियर मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, तो जब भी आप मधुबनी पेंटिंग इमेजिन करना तो ऐसे पेंटिंग इमेजिन करना। ठीक है, अब लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो जब भी आप आए तो ट्राई टू मेक ऐसे ना एक रफ ऐसे बना देना। अब ये शॉर्ट आंसर में आएगा। ठीक है, तो जब ये शॉर्ट आंसर में आएगा तो आप कैसे इसे फिल करोगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये 2 पेज है, ठीक है, तो आप कुछ इंट्रोडक्शन लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना पूरा पेज लेके आप ऐसे एक ड्राइंग बना दोगे फिश का नॉर्मल, जो मैंने यहाँ बना के रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे फीचर्स। फीचर्स को या तो आप ऐसे लाइन वे में दिखा सकते हो या तो आप फीचर्स को ऐसे करके दिखा सकते हो। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको भी अगर लाइन फॉर्मेट में लिखो तो इसको इस फॉर्मेट में लिख दो। अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखे हो, हब एंड स्पोक मॉडल में लिखे हो, तो इसको लाइन से ये लिख दो और फिर ये कंक्लूजन लिख दो। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। जब भी कोई आंसर आप लिखो तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि मेक अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड। इससे आपका काफी टाइम सेविंग होगा, क्योंकि कंटेंट तो सबके पास होता है, बट प्रेजेंट कैसे करना है ये सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब आप ये फिगर बनाओगे मधुबनी पेंटिंग का, तो देखो मैं बेसिक सा बनाई हूँ। क्या की हूँ, डबल लाइन बनाई हूँ क्योंकि एक फीचर्स है उसका, यहाँ पे भी डबल लाइन बनाई। फिश जनरली मोटिव होता है तो एक फिश बना दी हूँ। ठीक है, और एक आधा फिश बनाई। फिर उसके बाद बॉर्डर्स की फ्लावर से मैंने फिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लावर भी बना दिया है। तो इसमें मैंने क्या सिग्निफाई किया, फ्लावर्स टू फिल द गैप। फिश जो है सिंबॉलिक फिश है, और जो बॉर्डर्स है डबल लाइंड बॉर्डर। ये मैंने डायग्राम में ही लिख दिया, तो एक फीचर्स यहाँ पे लिख गया। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा, फीचर्स कैसे जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, सॉरी, थोड़े से मेरे हैंड रिटन नोट्स है तो आपको हैंडराइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट बेयर विथ मी, क्योंकि टाइप करने का अभी समय नहीं है, इस वजह से। तो आप कैसे इसे स्टार्ट करोगे? इंट्रोडक्शन कहा जाता है कि ओरिजिन बिलीव टू बी ड्यूरिंग रामायण पीरियड। ठीक है, जब रामायण हुई थी, व्हेन किंग ऑफ मिथिला टोल्ड पीपल टू पेंट द वॉल्स एंड द फ्लोर फॉर देयर हाउसेस ऑन द मैरिज ऑफ सीता एंड राम। सीता एंड राम की जब शादी हुई थी तब कहा गया था कि भाई देखो, सीता की शादी हो रही है तो आप हमारे गांव को उत्सव की तरह, मतलब होता है ना कि उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने को मतलब डेकोरेट करना अपने वॉल्स को। तब तभी से ये स्टार्ट की गई है परंपरा, टू प्लीज द गॉड एंड पास्ट आफ्टर जनरेशन। जब शादी हुई थी तो कहा गया कि हाँ, सीता की शादी अच्छी हो, इसीलिए उन्होंने ये पेंटिंग बनाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखना कि ये जो है दुलारी देवी वन पद्मश्री अवार्ड इन 2021। ये जरूर लिखना, कहीं पे भी लिखना, लेकिन इंट्रोडक्शन में मत लिखना। इसको कहीं बीच बॉडी में डाल देना, कंक्लूजन में, कि Mithila art hold its importance still today, as Dulari Devi won Padma Shri Award in 2021, and Madhubani painting is क्या बोलते हैं, is being exported to other countries, और उसकी काफी मार्केट एक्सपोर्ट में, मतलब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी बन रही है, जिससे सिग्निफाई होता है कि मधुबनी पेंटिंग कितनी सिग्निफिकेंट है बिहार के लिए भी, कल्चरली भी एंड इकोनॉमिकली भी। ठीक है, ये जाएगा। तो अब आते हैं, तो लिखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट, ट्रेडिशनली डन बाय द वुमेन्स इन द विलेज। ठीक है, फिर उसके बाद है बिहार एंड आर्ट एक्सटेंडेड टू अडजॉइनिंग पार्ट्स एंड द तेराई रीजन। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे मैप भी दिखा के, बिहार का ऐसे बना के आप दिखा दोगे कि यहाँ पे है मिथिला, यहीं पे है सॉरी मधुबनी पेंटिंग, सॉरी मिथिला, अच्छा इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मिथिला पेंटिंग है, ये भी एक आप डायग्राम बना सकते हो। तो क्या करो, जब डायग्राम इधर बना रहे हो
तो 2 में डिवाइड कर दो, एक यहाँ पे दिखा दो मिथिला पेंटिंग और ये कहाँ पाया जाता है वो दिखा दो। तो फाउंड वेयर एंड फीचर्स, ये करके आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कॉमन बेसिक फीचर्स है कि रिलीजियस मोटिव होता है, कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव। पेंटिंग सिंबॉलिक एग्जांपल, फिश डिपिक्ट्स गुड लक, इसीलिए फर्टिलिटी, फिश बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिथिला रीजन में फिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिपिक्ट ऑस्पियस ओकेजन लाइक बर्थ, मैरिज एंड फेस्टिवल, फ्लावर, ट्रीज, एनिमल यूज टू फिल द गैप। तो ये है, तो देखो जब वो वाला डायग्राम देख रहे थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे फिल किया था, वैसे ही फ्लावर से भी फिल किया जा सकता है। विद द टाइम चेंज हैंडमेड पेपर, पहले क्या होता था, क्योंकि मिथिला के समय में क्या गया था, दीवारों को उन्होंने पेंट किया था। ट्रेडिशनली दीज यूज टू बी पेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑन द वॉल यूजिंग राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर ऑन द बेस ऑफ द काउ डंग। अभी आप देखते हो, पता नहीं आपकी तरफ होता है कि नहीं, हमारे तरफ जैसे कोई भी फेस्टिवल होती है तो जब घर के आगे जो द्वार होता है तो वहां पे गोबर से लिपाई होती है, गोबर और मिट्टी की लिपाई होती है। अगर वो पहले, तो पहले मिट्टी की ये हुआ करती थी, दीवार हुआ करती थी, तो उसे पहले वही मिट्टी और कावडंग से लीपा जाता था और फिर उसी पे मिथिला आर्ट किया जाता था। तो अब क्या है कि अब समय चेंज हो गया है, तो अब उसको मोनेटाइज करने के लिए अब क्या किए हैं, साड़ियों में आता है मधुबनी पेंटिंग हैंडमेड करके, फिर उसके बाद पेपर में आता है, ठीक है, क्लॉथ। और आपको पता है इसमें नो शेडिंग होता है, 2 डायमेंशन होता है, डबल लाइन होता है, जो हमने बोला कोई शेडिंग नहीं होता, डबल लाइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया फीचर्स। तो फीचर्स आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ देखो, नो शेडिंग है, ट्रेडिशनली डन बाय वुमेन है, ठीक है, डबल बॉर्डर है, फ्लावर्स फिल द गैप, जनरली रिलीजियस मोटिव, ठीक है, जैसे राम, कृष्ण, ठीक है, फिर उसके बाद फिश डिपिक्ट्स ऑस्पिशियस। तो ऐसे हब एंड स्पोक में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और फिर उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो देखो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीआई टैग दिया है, ठीक है, लॉन्च ई कॉमर्स पोर्टल दिया है, रेलवे स्टेशन में भी आप देखे होंगे कि वो पेंटिंग की रहती है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते होगे तो मधुबनी आर्ट को सेल पे लगाया रहता है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी यूजिंग पेंटिंग एंड अवेयरनेस, जैसे कि ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है कि आप कहीं भी बस स्टैंड पे जाओ या कोई भी दीवार जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, तो वहां पे वो वेरियस पेंटिंग दिखाते हैं मधुबनी या मिथिला, या इवन एजुकेटिंग पर्पज से भी होता है ना कि बेटियों को एम्पावर करो। आप अगर ऑब्जर्वेंट होगे तो आपको दिखता होगा अपने आसपास कि ये सारी आर्ट यूज होती है, ठीक है। फिर कंक्लूजन में वही मैं लिख सकती हूँ कि दुलारी देवी, हाँ एक और चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो मैं ऐड करना भूल गई हूँ, मेजर कंट्रीब्यूटर्स, लेकिन अभी दुलारी देवी ने 2021 में पद्मश्री जीता है। दैट सिग्निफाइज दैट मिथिला पेंटिंग होल्ड्स अ वेरी पिवटल, क्या बोलते हैं, पिवटल प्लेस इन आर आर्ट ट्रेडिशन, एंड मधुबनी या मिथिला पेंटिंग इज नोन domestically also and internationally also, which signifies our culture and it empowers us economically also, ठीक है। तो आपका ये कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट आंसर में, वैसे ही मंजू शाह पेंटिंग भी है, तो ये तो मिथिला रीजन में था, ये ना भागलपुर रीजन में, इसका भी आप मैप बना के आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये भागलपुर है एंड भागलपुर में ये प्रैक्टिस होता है। तो बेसिकली जो मंजू शाह पेंटिंग है इसे अंगिका आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बिहुला और बिश्री के केस पे मतलब स्टोरी पे बेस है। आपको शॉर्ट में बता दूं, जितना मैं रिसर्च की हूँ, मैं जितना समझ पाई हूँ कि बिहुला बिसरी की क्या केस है। बिसरी जो थी ना, वो शिव जी की बेटी थी, ठीक है, उसे पूजा नहीं जाता था, तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। तो एक ना शिव जी का भक्त था, क्या नाम था, चांदो सौदागर। तो वो क्या करता था, शिव जी को ही बहुत ही पूजा करता था, वो बहुत ही फोर्स करती थी कि बिसरी की भी वो पूजा करे, बट वो नहीं करता था। तो उससे वो बहुत गुस्सा हो गई और उनके फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रॉय कर दी। तो उन्हीं का एक बेटा था, छोटा बेटा, ठीक है, जिसकी शादी बिहुला के साथ हुई थी। तो क्या हुआ कि ये जो बिसरी है, जो शिव जी की बेटी थी, उन्होंने उसे सांप बन के उसे डस लिया और वो मर गया। तो जो बिहुला थी वो इतनी मतलब अच्छी वाइफ थी कि वो गंगा पार करती है, वो कदम के थम मतलब वो केले के थम पे, एंड वो अपने हस्बैंड को वापस लाती है। तभी से बिसरी की पूजा होती है और वो भी लेफ्ट हैंड से होती है। तो यही है बिहुला बिसरी की कहानी, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो इसका भी वही प्रेजेंट जो मैंने उसमें प्रेजेंटेशन बताया ना कि आप कैसे बना सकते हो, 2 पेज, एक इंट्रोडक्शन दो, डायग्राम बोलो। डायग्राम में इसका मोटिव ना स्नेक होता है, तो मैं जैसे इसका भी वही है, डबल बॉर्डर है, ये फ्लावर है, एक स्नेक हुआ, ठीक है, ये शिव जी की है और ये त्रिशूल है, क्योंकि ये स्नेक जो है ना बिसरी को सिग्निफाई करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही हब एंड स्कोप में फीचर आप बता सकते हो, फिर कंक्लूजन में बता सकते हो। तो भागलपुर रीजन है, ऑल्सो नोन एज अंगिका आर्ट, स्नेक मोटिव आर ऑलवेज प्रेजेंट, स्नेक पेंटिंग भी इसे बोलते हैं, executed on box of jute paper
अकॉर्डिंग टू वैदिक हिस्टोरियन द आर्ट ऑफ आईवीसी, मतलब इसे ना मतलब बहुत पुराना आर्ट बोला जाता है। जैसे हम लोग बोले थे वो रामायण पीरियड में है मधुबनी पेंटिंग, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलीव किया जा सकता है, बिलीव टू बी फर्स्ट फोक आर्ट ट्रेडिशन इन एशिया। ठीक है, इसे बिलीव किया जाता है कि इट इज अ फर्स्ट आर्ट, फोक आर्ट। फोक आर्ट मतलब समझते हो आप, फोक आर्ट होता है जो कॉमन पीपल की आर्ट होती है। ठीक है, वैसे ही ये वाली भी आईवीसी के समय पे और वन ऑफ द फर्स्ट फोक आर्ट इन एशिया है। स्टोरी ऑफ बिहुला एंड बिश्री, आपको भी पता है कि बिहुला बिश्री की क्या है स्टोरी, मैंने अभी जिस्ट में बता दिया है। इसमें जनरली ह्यूमन फिगर होते हैं, कलश होते हैं और स्टोरी टेलिंग होती है। अभी आपको मैं मंजूसा पेंटिंग भी दिखा देती हूँ। ये है मंजूषा पेंटिंग, देखिए ये बिसरी है, ये स्नेक है। तो इसमें भी वैसे ही है कि इसमें भी डबल बॉर्डर है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन कुछ तो स्टोरी टेलिंग कर रही है कि आई थिंक ये इसमें ये सिग्निफाई कर रही है कि ये बिहुला है जो, और ये स्नेक जो बिसरी है, एंड ये उनके मतलब विल से इतना ज्यादा था कि वो अपने हस्बैंड को बचा के लाए। तो ये ऐसे थोड़ा मंजूषा, मंजूषा में जो मेन होता है ना, स्नेक आर्ट भी कहते हैं, तो स्नेक का प्रेजेंस मस्ट होता है। तो आप ऐसे सिंपली बना सकते हो कि ये शंकर जी हैं, ये त्रिशूल है, ये स्नेक है, और ऐसे करके आप आधे पेज में बना सकते हो। एंड वो रीजन कहाँ पे भागलपुर में पाया जाता है, तो आपको पता है भागलपुर कहाँ है, और वहां पे आप दिखा सकते हो कि भागलपुर वेयर दिस रीजन बिलोंग्स। ठीक है, तो ये सब आप दिखा सकते हो। और फिर क्या क्या इसे मिला है, जीआई टैग मिला है, एंड जन संपूर्ण विभाग भी है। तो ये इसे बचाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसको भी आप दो पेज में वैसे ही लिख सकते हो। फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स वही है कि भाई एग्जीक्यूटेड ऑन जूट बॉक्स है, स्नेक पेंटिंग है। ठीक है, फिर स्नेक मोटिव है, स्टोरी ऑफ बिहुला एंड बिसरी है, ह्यूमन फिगराइन यूज होता है, कलश यूज होता है, स्टोरी टेलिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप्स क्या लिए गए, जिया टैग भी मिला है। इसे भी वन नेशन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से जोड़ा जा सकता है मंजूषा पेंटिंग को। ठीक है, तो ये हो गया मंजूषा पेंटिंग। ये टिकली पेंटिंग है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक टिकली पेंटिंग भी है जो बिहार में होता है। टिकली जो मम्मी लोग बिंदियां लगाती है, तो वो बिंदी से आर्ट है। बेसिकली पेट्रनाइज बाय मुगल, मुगल को भी पेट्रनाइज किया जाता था। इससे आने की चांसेस कम है, बट एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि टिकली जब आर्ट आए तो आप ऐसे नहीं पूरा ब्लैंक हो जाओ, कि थोड़ा पता हो कि टिकली पेंटिंग क्या है, तभी आप उससे बना सकते हो कि आंसर्स। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज भास्कर इनिशिएटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भास्कर इनिशिएटिव इंडिया के भी स्टार्टअप के लिए भी है, और मैं बिहार के भी कंटेक्स्ट में बोलूंगी। मैंने इसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसके भी कुछ कुछ डिटेल्स दी है। तो पहले मैं भास्कर इनिशिएटिव के बारे में बोलूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार के कुछ स्टेप्स जो अभी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया, कि अगर बिहार स्पेसिफिक भी कुछ पूछ ले स्टार्टअप के लिए कि क्या क्या बिहार कर रही है, आप वो भी लिख सकते हो। एंड स्टार्टअप इन जनरल की उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, उनके क्या चैलेंजेस है, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन डील कर सकते हो। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आई थिंक भास्कर इनिशिएटिव पे शॉर्ट में आएगा, एंड जब स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तब इस पे लॉन्ग आंसर आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस। जो भास्कर इनिशिएटिव है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। ठीक है, तो ये क्या है भास्कर इनिशिएटिव? भास्कर इनिशिएटिव इज प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सेंट्रलाइज, स्ट्रीमलाइन एंड एनहांस कोलैबोरेशन अमंग द की स्टेक होल्डर विद इन द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द स्टार्टअप इन्वेस्टर। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे देखो, जब स्टार्टअप होता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक आदमी कुछ स्टार्ट करता है, कोई कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ उसके ओनर होते हैं। तो वो सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे जो कि एक स्ट्रीमलाइन करेंगे, ये कोलैबोरेशन, एक इकोसिस्टम बनाएंगे तुम्हारा ये स्टार्टअप का। ठीक है, स्टार्टअप का। ठीक है, प्राइमरी गोल इज टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर स्टेक होल्डर विद इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब रजिस्ट्री बना रहा है तो मतलब सारे डिटेल्स जो स्टार्टअप्स के हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगी। तो बेसिकली भास्कर इनिशिएटिव का फीचर्स क्या क्या है? नेटवर्किंग है, ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सेस टू रिसोर्सेज है, क्रिएटिंग पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन है, एनहांसिंग डिस्कवरी है, एंड सपोर्टिंग इंडियाज ग्लोबल ब्रांड। तो आप अब नेटवर्किंग पे क्या है, ब्रिज द गैप बिटवीन स्टार्टअप एंड द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और सीमलेस इंटरैक्शन। अब क्या स्टार्टअप है, अब कोई इन्वेस्टर है, तो अब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर देखेंगे कि ये स्टार्टअप है, मैं यहाँ पे पैसे लगा सकती हूँ, क्योंकि जो स्टार्टअप्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और उनके बीच में इंटरेक्शन को ये सीमलेस करेगा। ठीक है, स्टार्टअप के लिए भी बहुत फायदा हो जाएगा कि उन्हें मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टर मीट कर जाएंगे उनसे, एंड इन्वेस्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा है सेंट्रलाइज एक्सेस टू रिसोर्सेस। क्या होता है कि अब ये जो भास्कर इनिशिएटिव है,
तो जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, की नॉलेज क्या है, अगर वो कोई मार्केट में जा रहा है तो उसकी क्या कस्टमर डिमांड है या कितना कस्टमर बेस है, कौन सी मार्केट है, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या उसमें क्या बोलते हैं डेंजर हो सकता है। कभी भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आप उसको स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेंथ वीकनेस। आप स्वॉट एनालिसिस तो सुने ही होंगे कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है। तो ये सारी रिसोर्सेज ना हेल्प करेगी स्टार्टअप को फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सपोजिटली अगर फूड डिलीवरिंग है तो वो सोचता है कि मैं एक्स वाई जेड मार्केट में जाना चाहता हूँ, तो वो वहां का देखेगा रिसोर्सेज, वहां पे थोड़ा रिसर्च करेगा, तो इस भास्कर प्लेटफॉर्म पे उसे सारी डिटेल मिल जाएगी, जिससे वो डिसीजन कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्रिएटिंग अ पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन, यूनिक भास्कर आईडी एंश्योर टेलर्ड पर्सनलाइज है। तो जब जैसे कि किसी को आईडी मिल जाती है तो क्या होता है कि उसे पर्सनलाइज, अब आईडी मिल गई, सपोजिटली मैं शिखा स्टार्टअप हूँ, शिखा प्राइवेट लिमिटेड हूँ, और मैं टेक्सटाइल वाले सेक्टर में एक स्टार्टअप हूँ। तो अब जब उसे मुझे यूनिक आईडी मिलेगी तो मेरा उसमें कुछ डिटेल होगा कि हाँ शिखा है, ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है, टेक्सटाइल। तो अब जब मैं सर्च करूंगी इस भास्कर इनिशिएटिव पे तो मुझे टेक्सटाइल से रिलेटेड ही सारे डेटा मिल जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि मेरे जो पर्सनलाइज्ड है, टेलर मेड या पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन मेरे लिए मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है चौथा, एनहांस डिस्कवरी टाइम है, पावरफुल टूल फीचर्स है। इसमें ना काफी अ, आराम से आप भास्कर इनिशिएटिव पे जाओ, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो ये आप आराम से सर्च कर सकते हो, बीट यू आर अ स्टार्टअप और आप इन्वेस्टर हो, दोनों सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी पावरफुल सर्च इंजन यूज करते हैं। सपोर्ट इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एज अ हब ऑफ इनोवेशन, मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाएगी। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया थर्ड है तुम्हारा स्टार्टअप ये में, आपको थोड़ा डिटेल में दे देती हूँ स्टार्टअप का। India is the third largest ecosystem of startup. ठीक है, around 111 unicorns are there and 50% are tier 2 and tier 3 city. tier 2 and tier 3 city में ज्यादा है। इट मींस क्या है कि मतलब जो डेवलप, जैसे दिल्ली हुई मूवी, ये टीयर 1 सिटीज है। टीयर 2 क्या होगी, थोड़ी से लेस डेवलप्ड है लेकिन है वो इमर्जिंग सिटीज है, तो वहाँ टीयर 2 टीयर 3 सिटी में 50% लोकेटेड है। इंडिया का ये हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है, भास्कर जो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाएगी। एंड आपको पता है कि नेक्स्ट जो सुपर पावर होगा वो आपका इंडस्ट्रियल 4.0 को जो रीप ऑफ करेगा वही कंट्री होगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी नाउ। ठीक है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है, तो आप अभी देख रहे होगे कि चाइना बहुत डेवलप करा, चाहे वो डीप सीक ला रहा हो, अपना अभी वो सुपर क्वांटम कंप्यूटर भी बना लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अपना वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, ये सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहा है इन टेक्नोलॉजिकल, और आगे यही होने वाला है कि जो कंट्री ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगी उसी का दबदबा वर्ल्ड पे रहेगा। तो चाइना भी वही कर रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये भास्कर इनिशिएटिव उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आइए, ये भास्कर इनिशिएटिव हो गया, तो भास्कर इनिशिएटिव के बारे में आप ये बोल सकते हो। आप भास्कर इनिशिएटिव को कैसे लिखोगे मैं ये बता देती हूँ। ये आपका 2 पेज है, क्योंकि किसी भी आंसर लिखने से पहले आपके मन में स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो भास्कर इनिशिएटिव जब होगा तो इंट्रोडक्शन पे तो आप ये लिखोगे कि DIPTT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, आपका इकोसिस्टम में 101 यूनिकॉर्न है, एंड भास्कर इनिशिएटिव विल सपोर्ट दिस। फिर आप आ जाओगे कि ये फीचर्स है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होगा। इंपॉर्टेंस यही होगा कि भाई देखो, इंडिया को वो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करेगा, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को शोकेस करेगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेगा। ठीक है, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट काफी होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज मिल जाएगा, आपको एट इंस्टेंस भी सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, कि एक कंपनी स्टार्ट होती है तो क्या क्या हो सकता है। फंड्स आते हैं, कंपनी स्टार्ट होती है, या मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है तो हमें बूस्ट मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अगर वो सर्विस प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो क्या होगा, हमारी हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो आप ये साइकिल भी वर्चुअस साइकिल भी होता है, तो आप वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा ब्रॉडन अपना एस्पेक्ट रखो एंड हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये भास्कर साइंस एंड टेक है। तो साइंस एंड टेक कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके सिग्निफिकेंस भी लिख दोगे और लास्ट में ऐसे लिखोगे कि हमारा जो विकसित भारत है या इंडिया इंटीग्रेशन टू ग्लोबल वैल्यू चेन,
ठीक है। इट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर विकसित भारत टिल 2020 47। ठीक है। तो ये ऐसे कंक्लूड कर दोगे तो रेडीमेड कंक्लूजन भी आपके होने चाहिए। आप बजट में देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे तो वहां काफी की टर्म्स होते हैं, तो आप वो चीज कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं बिहार के स्पेसिफिक में। अच्छा, एक और चीज है, एलिजिबिलिटी क्या है स्टार्टअप की। तीन एलिजिबिलिटी है। एक, अप टू 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सपोजिटली शिखा प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट हुई है आज। ठीक है, आज आप ले लो कि 4 तारीख है, 4 मार्च है, तो 4 मार्च उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो वहां से 10 साल तक आप स्टार्टअप कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, मतलब पब्लिक कंपनी नहीं स्टार्टअप में आएगी, डेफिनेशन में आएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, जिसके शेयर्स ट्रेडेड नहीं होते हैं। अब मैं शिखा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, तो मैं अपने शेयर्स कुछ फैमिली मेंबर्स को ही दूंगी, वो और किसी को नहीं बेचेंगे। आप अगर देखोगे तो आप कोल इंडिया का ले लो या टाटा का शेयर्स आप मार्केट कर सकते हो पब्लिकली। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। पार्टनरशिप तो आपको पता है कि XYZ आएगा, एक साथ पार्टनरशिप फॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, और वो पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, ये दोनों का फ्यूजन होता है कि कुछ प्राइवेट लिमिटेड के उसके एस्पेक्ट होंगे, कुछ पार्टनरशिप के एस्पेक्ट होंगे, तो वो एलएलपी हो गया। ठीक है, और एक और चीज है जिसका टर्नओवर, ये हो गया आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे हो इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से लेके मार्च तक चलती है। तो अभी हम हैं 2025 में, 25 से 26 होगा, तो अब इसके प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2024 से लेके 2025 तक। तो इसमें आपका टर्नओवर 100 करोड़ से अगर नीचे है, तब आप स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हो। अब आते हैं बिहार के स्पेसिफिक में कि आप बिहार में क्या क्या लिखोगे। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, बिहार में काफी सारे टॉप स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी प्रेजेंट है। आपको एग्जांपल बता देती हूँ, बिहार बाइट्स है। ठीक है, जैसे मेरा बीपीएससी बाइट्स है, ऐसी बिहार बाइट्स है जो कि टूरिज्म को प्रमोट करता है बिहार में। ठीक है, वो आते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा है सत्तूज, आपको पता है कि सत्तू एक सुपर फूड है, तो ये सत्तूज जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ये बिहार का ही स्टार्टअप है। एक है हनुमान। हनुमान जो है वो आपका ना एक सर्विस रिलेटेड स्टार्टअप है, जो कि एम्बुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी के फैसिलिटी में आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही आप सर्च कर सकते हो कि बिहार के कौन से टॉप स्टार्टअप है, तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, बिहार बाइट्स है, सत्तूज है, हनुमान सर्विसेज है। अब आते हैं कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार एंड स्टार्टअप से। तो बिहार एंड स्टार्टअप, एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री है ना, वो बोला है कि बिहार जो है ना पहले इमर्जिंग इकोसिस्टम में आता था, टू एस्पायरिंग लीडर में हो गया है। तो मतलब हमारा जो कैटेगरी है वो चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, फिर बिहार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। देखो, अगर ये इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2023 एंड 24 में, तो कहा गया कि बिहार गवर्नमेंट ने 297, मतलब ऑलमोस्ट 300 सर्टिफिकेट्स जो है ना स्टार्टअप के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इट मींस कहीं ना कहीं ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023 से 24 के बीच में 300 स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं बिहार में इटसेल्फ। ठीक है, तो ये काफी अच्छा नंबर है। ठीक है, फिर बिहार का स्टार्टअप पॉलिसी है अपना, टू क्रिएट अ स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और एक इनिशिएटिव है युवा। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में डील किया हुआ है। ये युवा क्या बोलता है, यस टू स्टार्टअप, अनलीश द रेगुलेटरी एनेबलर्स, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जार्गन हो, स्टार्टअप को बहुत आसानी से स्टार्ट किया जाए। वी से वाइब्रेंसी इन क्या बोलते हैं, एडुटेक सिस्टम, एजुकेशन में वाइब्रेंसी लाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि स्टार्टअप के लिए ना रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए, और वो बचपन से ही आता है। अगर आप देखो बिहार में तो थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए उतना ज्यादा फैंसी नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा सेटअप या एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि दैट इज अ गुड जॉब। बट द पॉइंट इज, देयर आर मेनी एस्पेक्ट टू प्राइवेट क्या बोलते हैं, एंटरप्राइजेस ऑल्सो, और फिर उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड भी होता है। तो ये जो बिजनेस है रिलेटेड, इसको ना बचपन से ही एनग्रेन करना चाहिए कि ये जो बिजनेस माइंडसेट है, तभी ये इकोसिस्टम स्टार्टअप का स्टार्ट होगा। ए फॉर एक्सेस टू द फंड। आपको भी मालूम है कि कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिना पैसे या कैपिटल के नहीं होता है। तो ये युवा जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात करता है। फिर उसके बाद क्या क्या स्टेप है, एमओयू विथ 21 इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन का एग्जैक्ट मीनिंग आपको मैं क्या बताऊं, इंक्यूबेशन क्या होता है कि जब भी कोई छोटी चीजें होती है, जैसे अंडा अंडा होता है ना, तो उसे एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, तब जाके वो चिकन में कन्वर्ट होता है। वैसे ही स्टार्टअप के लिए भी वो इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां पे उसको बताया जाता है कि आप ये स्टेप लो, ये करो। तो कहीं ना कहीं उसे गाइड किया जाता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में कि ये स्टार्टअप को मुझे सक्सेस बनाना है। तो
उसे मैं जो जो उसे चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, वो गवर्नमेंट उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, तो दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, बिहार इनोवेशन चैलेंज है, फिर बिहार कनेक्ट है। बिहार कनेक्ट भी वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो आपको बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनहांस करता है। ठीक है, तो ये हो गया बिहार से रिलेटेड। तो बिहार से रिलेटेड क्या है कि वो इमर्जिंग से चला गया एस्पायरिंग लीडर में। 297 सर्टिफिकेट्स ऑफ स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये गवर्नमेंट फिगर है। स्टार्टअप पॉलिसी है हमारी। युवा एक इनिशिएटिव है, एमओयू विद 21 इंक्यूबेशन सेंटर। बिहार इनोवेशन चैलेंज है, बिहार कनेक्ट है, जो कि ये सारे स्टेप्स पर्टिकुलरली बिहार से रिलेटेड है कि बिहार अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्यों कर रहा है। अब आते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स टू स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्यों बढ़ रहा है? चाहे बिहार में भी आप यही सेम पॉइंटर्स लिख सकते हो, एंड आप इंडिया के भी सेम पॉइंटर्स लिख सकते हो। कहीं ना कहीं बिहार जो है वो मिनी इंडिया है, लेकिन थोड़ा सा वो पीछे से चल रहा है, तो ये सारी चीजें बिहार पे भी एप्लीकेबल होगी। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, बस आपके एग्जाम्पल्स ना बिहार स्पेसिफिक होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये बिहार स्पेसिफिक है। तो अब बात करते हैं, जैसे एनहेंसेस लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन। अब आप देखो बिहार में भी क्या है कि पहले एजुकेशन या लिटरेसी रेट बहुत कम थी, अब एनहांस हुई है, तो इससे क्या हो गया है, इट गेव थ्रस्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। फिर यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आपको बात की है, जैसे इंडिया भी डेमोग्राफिक डिविडेंड से जा रहा है एंड बिहार भी जा रहा है। ठीक है, इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप, जैसे तमिलनाडु में टीएन राइज है, वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी फेमस है, जहां पे वो प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेशन एंड मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग। ठीक है, वैसे ही बिहार में भी क्या है, बिहार वुमेन स्टार्टअप वर्कशॉप है, तो वो वुमेन को हेल्प करते हैं। वर्कशॉप क्या बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्टार्टअप फंक्शन करता है, ये जो भी फैसिलिटी है आपको दिया जाता है। तो मैं दोनों का एस्पेक्ट लिखी हूँ, इंडिया का भी एंड बिहार का भी। एक्सेस टू फंडिंग थ्रू फंड ऑफ फंड। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टार्टअप तो बनाना है, तो उन्हें पैसे और क्रेडिट को एक्सेस तो दिलाना है गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, बैंक्स के थ्रू। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक फंड ऑफ फंड बनाती है। ठीक है, कि हमने फंड बना दिया और वो फंड एक पर्टिकुलर बैंक को देती है, और वो बैंक उस चीज को स्टार्टअप के लिए क्या बोलते हैं, क्रेडिट देती है, लोन देती है, तो यही फंड ऑफ फंड है। तो बिहार गवर्नमेंट ने ना सिडबी है, जो स्मॉल सिडबी जो बैंक है, उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है एंड 150 करोड़ का फंड ऑफ फंड क्रिएट किया है। रैपिड आईटीसी एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता है इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, मोबाइल फोन स्मार्टफोन सबके पास आ गया, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहीं ना कहीं इंडिया में भी बिहार में भी इंप्रूव हुआ है। अगर बिहार में आप पहले देखो तो सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थी, बट अब वो इंप्रूव हो गया। दैट इज द बैकबोन, जो लॉजिस्टिक होता है बैकबोन ऑफ एनी बिजनेसेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन इंप्रूव हुई है। और अभी आप देखो तो 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये सब भी फोस्टर करेगा। आप अभी हम लोग पहले ने पढ़ा था कि 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना, जो एक पार हो रहा है, जो अमृतसर कोलकाता वाला है, तो ये कहीं ना कहीं रीढ़ बनाती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो बिहार भी इसी चीज में आगे बढ़ रहा है। लास्टली गवर्नमेंट पॉलिसी है, बिहार और इंडिया के पॉलिसी आप बता दो। स्टार्टअप के लिए यहाँ पे युवा लिया है, एमओयू साइन किया है बिहार ने, स्टार्टअप पॉलिसी है। ठीक है, फिर उसके बाद इनोवेशन चैलेंज है। इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में वही भास्कर इनिशिएटिव है, फिर अटल टिंकरिंग लैब है, तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनहांस करता है। बट बात है कि चलो ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन चैलेंजेस भी क्या क्या है। चैलेंजेस ये है, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स वो होते हैं ना कि जो खुद ही फंड जनरेट करते हैं, एंड वो कहीं बाहर से पैसा नहीं उठाते, खुद से उठा के अपना स्टार्टअप करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करती है कि उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। दूसरा है लो सर्वाइवल रेट 20% बियॉन्ड। कहा जाता है कि 5 साल के बियॉन्ड ना सिर्फ 20% ही स्टार्टअप सर्वाइव करते हैं, बाकी सारे 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल। अनडिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल क्या होता है ना, अब लगता है कि चलो ठीक है, इंस्टेंट डिलीवरी वाला सिस्टम है, ये सक्सेसफुल मॉडल हो गया, चलो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ, एक स्टार्टअप कर देता हूँ, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, डंजो। डंजो भी वो क्विक डिलीवरी सिस्टम ही थी, ठीक है, बट द पॉइंट इज ऑलरेडी जोमेटो का ब्लिंकिट था एंड स्विगी का इंस्टामार्ट था, तो उससे compete करना बहुत ही मुश्किल हो जाता स्टार्टअप के लिए, गिवन देयर कैपिटल या कस्टमर बेस। तो 5% ही सर्वाइवल रेट है, सॉरी 20% ही सर्वाइवल रेट है, एंड प्लस अनडिफरेंशिएटेड, कुछ नया नहीं लाते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि ये बिजनेस मॉडल है, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स, ये इंडिया के कंटेक्स में है। क्या होता है कि हम स्टार्टअप तो कर लिए, सारा बेनिफिट तो रीप कर लिए, यहाँ पे स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर दिया, बट क्या होता है कि हम बाहर के इन्वेस्टर, कोई सपोजिटली अमेरिका से आया और वो खरीदा, तो हम क्या करते हैं, बेच के
अपना वहां से निकल लेते हैं। मतलब इंडियन एज अ स्टार्टअप मैंने बेनिफिट लिया कि इंडिया का स्टार्टअप है, मैं एक रेसिडेंट हूँ, और मैंने बेनिफिट ले लिया स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो भी गवर्नमेंट है। जब वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गया तो क्या हुआ, मैं उसके शेयर्स जो है किसी फॉरेन कंपनी को बेच दूंगा और वो फॉरेन कंपनी मुझे ओन कर लेगी। ठीक है। फिर उसके बाद है गवर्नेंस। है गवर्नेंस भी क्या होता है कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स काफी मैनेज सही से नहीं होते हैं, कुछ प्रॉफिट इन्फ्लेटेड होते हैं। अभी बायजूस बहुत ही इसके लिए फेमस है कि वो भी एक स्टार्टअप था, लेकिन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सही नहीं थे, तो उससे क्या होता है, फेलियर भी होता है एंड थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी लॉस होती है। फिर उसके बाद है टैक्स रिलेटेड इशू है। अब देखो गवर्नमेंट भी ना क्या करती है कि टैक्सिंग स्टार्ट कर देती है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में एंजल टैक्स टू नॉन रेसिडेंट। अब क्या है कि बाहर के जो नॉन रेसिडेंट थे वो इंडिया के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते थे एज ए एंजल इन्वेस्टर, तो पहले ये टैक्स फ्री था, बट 2023 में उन्होंने फाइनेंस एक्ट लाया और उसे टैक्स कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करता है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से, कि मैं एक तो इन्वेस्ट भी करूं और ऊपर से मैं टैक्स भी दूं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस है। कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड में क्या आप लिखोगे? वे फॉरवर्ड में यही लिखोगे कि भाई हम टैक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, और सिंगल विंडो सिस्टम करें, गवर्नेंस एनहांस करें, और इंक्यूबेशन सेंटर एंड मेंटरिंग जो है, मॉनिटरिंग जो है वो मैं ये करूं। फिर उसके बाद स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं हम जो ये बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो कहीं ना कहीं रिस्क एपेटाइट स्टूडेंट्स में ये करने के लिए फिर देयर शुड बी लिंक बिटवीन एकेडमिया जैसे कॉलेज में है एंड द स्टूडेंट्स अबाउट स्टार्टअप। तो उन्हें जब तक माइंड को फॉस्टर नहीं करेंगे तब तक ये इकोसिस्टम नहीं आएगा। एंड लास्टली एक्सेस टू क्रेडिट को एक्सेस करवाना इजी वे में बाय सिंगल विंडो फैसिलिटी विल एनहांस द इकोसिस्टम। तो इसके भी कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि स्टार्टअप या इकोसिस्टम या एनी बिजनेस इज बैकबोन टू द एनी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, वही डिमांड, यही वाले सारे चीज वो एस्पेक्ट उसमें आ जाएंगे। तो आप इस वे में ये अगर 2 पेज का भी आएगा तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि क्या है भास्कर इनिशिएटिव, उसके फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है एंड कंक्लूजन क्या है। आप टिप टू टो भरने की कोशिश करना। लॉन्ग आंसर्स में आने के चांसेस कम है। लॉन्ग आंसर्स में आएंगे तो वो स्टार्टअप एज अ होल आएगा। तो जब लॉन्ग आंसर्स में स्टार्टअप एज अ होल आएगा मतलब आपके पास 7 पेजेस रहेंगे। ठीक है। चार, एक तो आपका आधा क्वेश्चन में चला जाएगा, तो आप बताओगे कि स्टार्टअप क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप वही है, 10 साल, 100 करोड़, और वो हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा फीचर्स क्या क्या होते हैं स्टार्टअप्स के, फीचर्स वही होता है कि न्यू बिजनेस मॉडल होता है, फीचर्स आप लिख दोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे स्टेप्स, सॉरी, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, अपॉर्चुनिटीज क्यों बढ़ रहा है, तो वही सब बताएंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एजुकेशन, वो चीज है। फिर उसके बाद लिखेंगे स्टेप्स टेकन एट नेशनल लेवल। फिर उसके बाद आप लिखोगे टेस्ट टेकन एट, सॉरी, स्टेप्स टेकन एट बिहार लेवल। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस आप लिखोगे। चैलेंजेस के बाद आप लिखोगे वे फॉरवर्ड क्या है, और फिर उसके बाद ऐसे ही आप भर लोगे। तो स्पेसिंग काफी अच्छे से, मैं कहूंगी जब ये लिखना तो आप पॉइंटर्स में लिखना। ऐसे क्या होता है ना, पॉइंटर्स में लिखने से आपके पेजेस भरते हैं, तो आप ऐसे ही भर सकते हो पेज जब आपके स्टार्टअप स्पेसिफिक आएगा। इवन इफ क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग, मतलब आपका अगर क्वेश्चन बिहार के बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको बिहार के कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, इससे पता लगेगा कि आप बिहार के एग्जाम को लिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं बिहार एंगल देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब चलिए, अब डे 4 के लिए हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर। और एक और बात है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी 70th बीपीएससी मेन करे, प्लीज शेयर दिस वीडियो कि उनको भी काफी